हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो ना बच्चों? तो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर तो सुबह के 7 बज रहे हैं इस वक्त। उम्मीद करता हूँ कि आपके पास आप जब भी मुझे देखें तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। तो बच्चों, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो इंतहाई इजी टॉपिक है। ठीक है बच्चों, तो उस टॉपिक का नाम आपने देख लिया होगा, फ्री रेडिकल। चलिए, फ्री रेडिकल पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि क्या हम फ्री रेडिकल बैच हम क्या पढ़ेंगे। फ्री रेडिकल हम बने पढ़ेंगे कि फ्री रेडिकल की डेफिनेशन किसी फार्मूले के जरिए। डेफिनेशन, ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट आज हमारा ये होगा। इसमें हम इसको बाकायदा एक्सप्लेन करेंगे। सिर्फ डेफिनेशन की हद तक नहीं होगी, हम बाकायदा इसको एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड बात हमारे पास इसमें आएगी, इसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है बच्चों। तीसरी बात हम इस पे डिस्कस करेंगे आज फुल स्टेबिलिटी पे। अब स्टेबिलिटी जो होगी वो हम तीन टाइप से इसको एक्सप्लेन करेंगे। नंबर वन हम करेंगे थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है बच्चों। नंबर टू हम करेंगे थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। नंबर थ्री हम करेंगे बच्चों रेजोनेंस। इट्स रेजोनेंस। ठीक है बच्चों, आज इन तीन तरीके से। और देन फिर हम इसका कंबाइन, अगर हमारे पास क्वेश्चन में आ गया कोई कंबाइन आ गया कि हमारे पास एक ए है, बी है, सी है, समथिंग, हो सकता है वो एक इंडक्टिव इफेक्ट से भी हमारे पास सॉल्व हो रहा क्वेश्चन, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस से। फिर हम इस तीनों का कंबाइन हम स्टडी करेंगे, जिसे हम कहते हैं कि कौन सा ज़्यादा डोमिनेंट होगा, क्या हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा डोमिनेंट होगा इंडक्टिव इफेक्ट से, रेजोनेंस से। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें हम अब इसकी पढ़ेंगे। तो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इसकी किससे, डेफिनेशन से। डेफिनेशन से बच्चों पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ का कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ आवाज़ सही आ रही होगी। ठीक है, देखिए बच्चों, एक क्लीवेज, क्लीवेज को छोड़ें, देखिए हमारे पास ना ए कोई मॉलिक्यूल है, लेट्स सपोज कर लें बी। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास है एक मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेट सपोज आप कर लें बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन है ए से। ठीक है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर हो जाती है, ठीक है, तो हमारे पास जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए हैं ना, शिफ्टिंग जो इलेक्ट्रॉन्स की हो जाती है वो हमारे पास इस तरफ को हो जाती है। ठीक है बच्चों, और जो बॉन्ड टूटता है, ब्रेक होता है, वो हमारे पास इस तरफ होता है। और उस टाइम हम डबल एरो इस्तेमाल करते हैं बच्चों। कौन सा, ये देखिए हम इसमें डबल एरो, डबल एरो का मतलब ये कि इस साइड भी और इस साइड भी। इस साइड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है और इस साइड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, टोटल दो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारे पास इस पे आते हैं चार्जेस। चार्जेस आते हैं, ये हमारे पास के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, प्लस बी के पास हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ इतना समझ आ गया होगा। इस तरह की जो ब्रेकेज होती है उसको हम कहते हैं हेट्रोलेटिक, हेट्रोलेटिक क्लेवेज। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। क्या बच्चों,
ये जस्ट एक जनरल कॉन्सेप्ट समझे। हेट्रो का मतलब होता है हमारे पास डिफरेंट। लेसिस लेटिक का हमारे पास मतलब होता है लेसिस से निकला है ब्रेकडाउन। तो इसकी होल अगर मैं डिफाइन करूंगा, इसमें डिफरेंट एटम हमारे पास लगे हुए थे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका बेस क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, En नेगेटिव, इसका बेस क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंट जिस डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम या डिफरेंट एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड किए गए थे, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो थी वो बच्चों एक दूसरे से क्या थी, एक दूसरे को हम कंपेयर कर सकते थे, अनकंपेरेबल नहीं थी। जब हम एक दूसरे को कंपेयर कर सकते थे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब एक ज्यादा थी एक कम थी, तो इसके अंदर हेट्रोलेटिक क्लीवेज हुई। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास इधर क्या बने, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक क्लीवेज का आपको टाइप बना लिए। इससे हमारे पास हेट्रोलेटिक क्लीवेज से हमारे पास बॉन्ड्स फ्री रेडिकल जनरेट नहीं होते। ठीक है बच्चों, हमेशा एक बात याद रखना, हेट्रोलेटिक क्लीवेज हमेशा हमारे पास किस मॉलिक्यूल, किस तरह के मॉलिक्यूल में होते हैं, पोलर। देखो ना, पोलर का मतलब चार्जेस क्रिएट हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम एक और टाइप, एक और, अभी तो हमारे पास हेट्रोलेटिक क्लीवेज है ये, अब एक और तरीके से हम आपको इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। अभी हमारे पास बच्चों फ्री रेडिकल नहीं आया। ठीक है बच्चों, ए बी, ठीक है बच्चों, ए और बी, ए और बी में सपोज करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। देखिए बॉन्ड ब्रेक होने की एक मेन रीजन होती है, काफी भी हो सकती है, लेकिन एक जो हम मोस्ट अबंडेंटली हम यूज करते हैं वो हमारे पास होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल। याद कर लो बच्चों, प्रिंसिपल हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्लेवेजेस की। जब भी हमारे पास इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या आएगा, सेम होगा। सेम तो खैर कभी भी सेम होगा, या तो थोड़ा बहुत साथ साथ होगा। किस तरह, जिस तरह हमारे पास इधर आ गया 3 माइनस 2.5, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसका लेट्स सपोज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, इसकी लेट्स सपोज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, तो 0.5 आंसर आएगा। मतलब बहुत कम इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, और दूसरा हेट्रोलेटिक क्लीवेज की अगर बात करें तो उसमें एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है तो दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकती है 1 है, तो आंसर क्या है 2। मतलब एक डिफरेंस पाया जा रहा है। तो बच्चों अगर हम कंपेयर करें इसमें डिफरेंस कम है, ऐसी बात है बच्चों। तो इस तरह की जो टाइप होती है, ये जो इस तरह के जो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है बच्चों, वो इस तरह शिफ्ट होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होता है और एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होता है। याद रहे इसमें एरो का निशान ये होता है, ये बिल्कुल नहीं होता। ठीक है बच्चों, क्यों, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, तो जो आगे होता है आगे। ठीक है बच्चों, इसमें हमारे पास क्या होता है, ए के ऊपर एक फ्री रेडिकल, इसको फ्री रेडिकल कह देते हैं, इस डॉट को हम कहते हैं फ्री रेडिकल। अब आगे फ्री रेडिकल होता क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको डेफिनेटली आपको बता दूंगा, और हम अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है बच्चों, प्लस बी फ्री रेडिकल। इतना समझ आ गया बच्चों? उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारे पास क्या हुई बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारे पास जब सेम हुई, ठीक है बच्चों, सेम हुई, या हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अब मैं आपको इसमें एक केस बता रहा हूं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके हमारे पास होते हैं 2 केसेस। ठीक है बच्चों,
टू केसेस इसमें हमारे पास होती है। एक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन होमो, ठीक है, होमो का आप केस बताएंगे, होमोलिटिक क्लीवेज क्योंकि हमारे पास हो रही है, ठीक है। होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक में हम आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम आपको ये बॉन्ड ब्रेकेज बताएंगे, ठीक है। बॉन्ड ब्रेकेज हमारे पास किस तरह होगी, बॉन्ड ब्रेकेज, ठीक है बच्चों। तो हमेशा याद रखना होमो के केस में क्या है, लेट सपोज इधर था हमारे पास Cl, इधर था हमारे पास क्लोरीन, दोनों है होमो एटम मॉलिक्यूल इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। इसके पास भी अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी अपने सेम एक नहीं होंगे। इनके पास एक अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन था, ठीक है बच्चों, ये जिसने बॉन्डिंग की, ये हमारे पास एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास क्या हुआ, दोनों सेम थे, जब दोनों सेम होंगे तो हमेशा इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होगी, ठीक है बच्चों। ये इस तरफ किया और ये इस तरफ आया, इतनी समझ आ गई। दूसरी एग्जांपल आपको बता देते हैं, H दोनों होमो है, ठीक है। सबसे पहले एक इस तरफ जाएगा और एक हमारे पास इस तरफ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये याद रखना, जो एरो का साइन है ना, ये हाइड्रोजन की तरफ और ये भी हाइड्रोजन की तरफ, ठीक है बच्चों। तो आगे हमारे पास क्या बनेगा, H फ्री रेडिकल प्लस H फ्री रेडिकल, ठीक है। इसमें हमारे पास किस तरह बन रहा था, Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल, ठीक है बच्चों। डॉट्स नजर आ रहे हैं क्या बोर्ड में, डॉट्स देखने पड़ेंगे, डॉट्स डॉट्स डॉट्स, यस सर, हमें तो डॉट्स नजर आ रहे हैं बोर्ड में, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास ये दो केसेस, ये एक केस हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब हम हेटेरो में करते हैं, सर हेटेरो में भी क्या फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, मतलब होमो एटम ना हो, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की सेम थी, जिसकी वजह से हमारे पास वो हो गया, ठीक है, ब्रेकेज हो गया, हेटेरो डिफरेंट। अब देखिए हम एक एग्जांपल देते हैं, H H H H, ठीक है बच्चों, ये आपको समझ आ गई। अब कार्बन की और हाइड्रोजन की, कार्बन की और हाइड्रोजन की जब आप इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा इसमें बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है बच्चों। जिसकी वजह से, जो इतने छोटे से डिफरेंस की वजह से हमारे पास जो बॉन्ड होगा वो इस तरफ शिफ्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस तरफ शिफ्ट होंगे, इसके एक इलेक्ट्रॉन और इसके एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास किस तरह शिफ्ट होंगे बच्चों, इस तरह शिफ्ट होंगे। इतनी बात आपको समझ आ गई। इसमें हमारे पास आगे किस तरह बनेगा, C ऊपर इसके फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों, प्लस H डॉट, ये भी हमारे पास फ्री रेडिकल बन गया इसका। इतना उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है बच्चों, इतना उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, इसको ये जो, या तो हमारे पास इसमें सेम एटम हमारे पास जिन्हें मॉलिक्यूल बनाए थे, या तो डिफरेंट, इसके बेस के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस तरह की क्लीवेज को हम कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज, देखिए बच्चे, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, लिटिक का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो आपने इधर होमो में भी आपने दो केसेस पढ़ लिए कि होमोटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, उसका हम किस तरह केस करते हैं।
उसके बारे में हम किस तरह इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या इसमें नॉन पोलैरिटी है। हमेशा याद रखिएगा होमो के केस में नॉन पोलर बॉन्ड्स हमारे पास होंगे, हेटेरो के केस में हमारे पास पोलर बॉन्ड्स होंगे। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ आ गया होगा। तो अभी आगे इसकी चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको बताएंगे कि उस कैरेक्टरिस्टिक्स में बेसिकली होता क्या। फ्री रेडिकल को हम और इन्वेस्टिगेट करेंगे उस कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है बच्चों, देन हम उसके बाद चलेंगे उसकी स्टेबिलिटी पे। देखो बच्चों, अब हम इसकी किस चीज पे बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है बच्चों, इसके भी हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, देखें मैं फ्री रेडिकल की अगर आपको अगर इधर एग्जांपल दूं, CH3 फ्री रेडिकल। ठीक है बच्चों, इसको हम ओपन कर देते हैं। CH3 को हम क्या करते हैं बच्चों, इधर ओपन कर देते हैं। ठीक है बच्चों, इधर ये हाइड्रोजन के साथ अटैच है। अब आप इसके अंदर ये चीज दे सकते हैं कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसके आउटर मोशन में। एक हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें हमारे पास जो मेन क्वेश्चन ये आता है कि सर ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। नहीं सर, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, इसमें तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है ही। ये न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल हो सकता है सर, इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों नहीं, इसमें आपने गलती नहीं करनी। जितने भी फ्री रेडिकल होते हैं, ऑल फ्री रेडिकल, एक लाइन लिखने लगा हूं, आपने पास नोट करना, ऑल फ्री रेडिकल और इलेक्ट्रोफाइल्स। अब इलेक्ट्रोफाइल्स क्यों होंगे, देखें हर एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। कार्बन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। कार्बन के पास 7 है। जब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या चाहेगा, अपने ऑक्टेट को एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा किसी से। ठीक है बच्चों, अब एक इलेक्ट्रॉन किससे लेना चाह सकता है, हो सकता है इधर सामने कोई हाइड्रोजन भी पड़ा हो। ठीक है, अब हाइड्रोजन होगा तो ये क्या होगा, ये इस तरह ये और ये दोनों एक दूसरे के साथ इधर आके बॉन्ड बना देंगे, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे। जब बॉन्ड बनाएंगे तो इसका मतलब है इस बॉन्ड बनाने से पहले कार्बन क्या था बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं थे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो जब ऐसी स्पीशी आ जाती है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, तो याद रखना दूसरी बात उसकी याद रखना कि वो हमारे पास क्या होती है, हाईली रिएक्टिव स्पीशी होती है। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ आ गई। हाईली हाईली सर वाई लिखें, हाईली रिएक्टिव स्पीशी होगी। ठीक है बच्चों, अब तीसरी बात, इसमें हम ये चेक करेंगे सर इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। क्या बच्चों, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी, हाइब्रिडाइजेशन। तीसरी बात बच्चों क्या हुई हमारे पास इसमें, हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों इसमें हमारे पास देखें
1 सिग्मा कार्बन के साथ, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। ठीक है बच्चों, 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड हमेशा याद रखना sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है जब भी कार्बन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड हो। दूसरे तरीके से किस तरह हमारे पास इस तरह एक्सप्लेन करते हैं, हम इसके ऑर्बिटल डायग्राम, इसकी p ऑर्बिटल हम बनाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके पास इधर क्या है, एक फ्री रेडिकल इधर हमारे पास के p ऑर्बिटल में, इधर इन्होंने बॉन्डिंग की हुई है। बॉन्डिंग बच्चों हमारे साथ किस तरह की हुई है, हाइड्रोजन के साथ इधर इन्होंने बॉन्डिंग की हुई है। ठीक है बच्चों, इधर हमारे पास हाइड्रोजन के साथ इन्होंने बॉन्डिंग की हुई है। इतना समझ आ गया बच्चों? तो अब देख सकते हैं ये ट्रायंगुलर इन नेचर है, ट्रायंगल बना रहा है। तो ट्रायंगुलर इन नेचर किसकी होती है, और ये कार्बन हमारे पास इधर है भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि पास इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड तो है ही नहीं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड बच्चों, sp2। सॉरी 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 मेरे अजीम बच्चों, मेरे अजीम का भविष्य बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर हमारे पास कौन सी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होगी, sp2। जब हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होती है तो हमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन से हमें ये भी पता लगता है कि चौथी बात हमारे पास क्या है, ये प्लेनर इन नेचर है। ठीक है बच्चों, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अब हम जाते हैं इसकी अगली कैरेक्टरिस्टिक्स पे, और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं। फोर कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने हैं। अब इसके बाद अब हम ये डिस्कस करेंगे इसके और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जी तो बच्चों, फिफ्थ बोर्ड रेस करना पड़ेगा। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है? फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक बच्चों हमारे पास ये है कि जब भी दो फ्री रेडिकल्स एक दूसरे के साथ मिलेंगे, एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे, लेट्स सपोज हमारे पास इधर Cl हो गया, ठीक है, प्लस Cl। हमें पता है Cl के पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, तो लोन पेयर के साथ इसके साथ क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो जब भी हमारे पास दो फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो याद रखना बच्चों, दोनों के एरोस तब भी हमारे पास ऐसे ही होंगे। ठीक है, मिलेंगे तो हमारे पास बच्चों क्या होगा, हमारे पास बॉन्ड्स बन जाएंगे, सिंगल बॉन्ड हमारे पास। जब ये एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो हमारे पास बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, अब इसी की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स, वो इसी के ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कि जब एक फ्री रेडिकल और जब एक न्यूट्रल स्पीशीज एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट करेंगे, जिस तरह CH4 प्लस Cl फ्री रेडिकल। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास आगे रिएक्शन होगा CH3 फ्री रेडिकल प्लस HCl। इधर भी हमारे पास इधर फ्री रेडिकल जनरेट होगा। ठीक है बच्चों, अब इसकी जो सेवंथ एग्जांपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर फ्री रेडिकल बनेंगे कैसे? तो हमेशा या तो हमारे पास हाउ दे फॉर्म, ठीक है बच्चों, तो वो बनेंगे 4 तरीकों से फ्री रेडिकल। या तो वो टेक पार्ट करेंगे इन द रिएक्शन में इन द फॉर्म प्रेजेंस, जिसे हम कहते हैं जी, इसके ऊपर जब हम लिखा नहीं जाता कि डेल HP होगा, ठीक है, या तो हमारे पास इधर लिखा जाएगा एनर्जी दी जाएगी। ठीक है बच्चों, या तो हमारे पास इधर होगा या तो हमारे पास इधर होगा, पेरोक्साइड हमारे पास होंगे। इस तरह भी हमारे पास फ्री रेडिकल इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
हाउ दे फॉर्म, किस तरह बनेंगे। तो बच्चों याद रखना, या तो उसमें हीट की वजह से, ठीक है, या तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ठीक है बच्चों, या तो लाइट की वजह से, ठीक है बच्चों, या तो परऑक्साइड। अब परऑक्साइड क्या होंगे, ये परऑक्साइड इस तरह होते हैं, ठीक है बच्चों, परऑक्साइड की वजह से, या तो रेडिकल्स की वजह से। ये कितने टाइप है, 1 2 3 4 5, रेडिकल्स की वजह से भी इधर हो गया। अब हमारे पास देखें Cl जब हमारे पास ब्रेक होगा, इस तरह इलेक्ट्रॉन और इसका इस तरह इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन हीट भी हमारे पास होता है, ठीक है, हीट, ये हमारे पास इस फॉर्म में हीट। ये हम कह रहे हैं फ्री रेडिकल्स बनेंगे किस तरह, ये नहीं कह रहे कि हमने बॉन्ड को साथ लेकर आना है एक दूसरे साथ इस तरह, ये नहीं, ये हम कहेंगे जब ब्रेक होंगे तो किस तरह के फॉर्म में ब्रेक होंगे, क्या क्या चीज़ें एनर्जी चाहिए होगी, क्या हमारे पास हीट चाहिए होगी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लाइट चाहिए, परऑक्साइड चाहिए होगा, ये रेडिकल्स होंगे, ठीक है बच्चों। अब इसको सिंपल से याद करने के लिए बच्चों जनरल एक फार्मूला है, हर जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है बच्चों, उसको हम कहते हैं हेल्पर। H for heat, E for electricity, L for light, P for peroxide, R for radical। इसको इजीली याद करने की तरीका होता है 7 टाइप बच्चों। जब भी याद रखना कि कोई भी ऐसी स्पीशी आ जाए जिसमें फ्री रेडिकल प्रेजेंट हो और उसके साथ साथ उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, फ्री रेडिकल में हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स थे ना CH3 में, तो वो हमारे पास, हम उस केस में उसे कहते हैं पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अभी पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे किसी लेक्चर में, केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर में। पैरामैग्नेटिक नेचर, ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ आ गया। ये उसकी थी कोई 7 6 5 6 7 और 8, ये उसकी थी 8 कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है बच्चों। अब हम इसके बाद जाएंगे इसकी स्टेबिलिटी में। स्टेबिलिटी को हमने एक्सप्लेन करना है, इधर मैं लिख लेता हूँ कि स्टेबिलिटी को हमने एक्सप्लेन करना है 3 तरीकों से, 3 मेथड से हमने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट वन रेजोनेंस या रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन, सेकंड वन रेजोनेंस, थर्ड वन हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है बच्चों। अब हम इन सब को अलग-अलग एक्सप्लेन करेंगे कि फ्री रेडिकल हमारे पास स्टेबल है तो इंडक्टिवली कैसे स्टेबल होगा, रेजोनेंसली कैसे स्टेबल होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन के तौर पर कैसे स्टेबल होगा, ठीक है बच्चों। तो हम स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पढ़ते हैं किसकी फॉर्म में, एक्सप्लेन करते हैं फ्री रेडिकल्स को, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को हम एक्सप्लेन करते हैं, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करेंगे थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा इसमें हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट के केस में हमारे पास फ्री रेडिकल को हम किस तरह स्टेबिलिटी, क्या हमारे पास कैसा स्टेबिलिटी, हम किस तरह जज कर सकें कौन सा फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है बच्चों। इसके हम देखते हैं 4 एग्जांपल, ठीक है। सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास क्या होती है, क्या इधर बोर्ड नजर आ रहा है बच्चों, इतने कोने में क्या सब नजर आ रहा है, CH3, इधर हमारे पास होता है CH3, पहली एग्जांपल।
ठीक है बच्चों, इसको हम कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया ए। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है डी। हमने जज करना है कौन सा ज्यादा स्टेबल है, सी, इधर हमारे पास बच्चों H आ जाएगा, इधर हमारे पास CH3, इधर हमारे पास CH3। ठीक है बच्चों, इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। तो बच्चों अब बोर्ड मेरे ख्याल से साइड चेंज कर दी जाए, है ना बच्चों। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है सी। क्या था बच्चों, CH3CH2 शेप। ठीक है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, इसको हम कहते हैं इथाइल फ्री रेडिकल। क्या बच्चों, इथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है बच्चों, अब फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, इस पे एक क्वेश्चन का हमारे पास फोर्थ पार्ट हमारे पास आता है CH3 डॉट। ठीक है बच्चों, मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल रेडिकल। क्या बोर्ड इस तरफ नजर आ रहा है? ऑफ कोर्स सर नजर आ रहा है। अब बच्चों हमसे क्वेश्चन किया, आप बताएं इंडक्टिवली कौन सा ज्यादा स्टेबल स्पीशी है, ए है, बी है, सी है या डी है। ये फोर आप समझे, डी डी डी। बच्चों आपको डी लिखते हैं, ये ना बच्चों को फिर कंफ्यूजन हो सर, फोर तो मेरे ख्याल से कोई अलग क्वेश्चन आपने हमें दिया था, है ना बच्चों। ऐसी बात नहीं है बच्चों, फोर्थ एक क्वेश्चन का 4 पार्ट्स हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको इधर से एक चीज नजर आ रही है कि ये सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो कार्बन के साथ जो फ्री रेडिकल लगा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब डायरेक्टली ये मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पहला मतलब। ये मैं आपको बता रहा हूं इंडक्टिवली, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए भी तो कुछ होने चाहिए, कुछ 7 ग्रुप्स लगे होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हमने एक बात हमने ये पढ़ी थी कि हमारे पास ये जो मिथाइल ग्रुप, इसके साथ कितने ग्रुप लगे हैं बच्चों, 3 मिथाइल ग्रुप। और मिथाइल ग्रुप जो होते हैं, क्या बच्चों इधर हम क्या कहेंगे, जो मिथाइल ग्रुप जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, प्लस आई अफेक्ट शो करते हैं। ठीक है बच्चों, प्लस आई इफेक्ट हमारे पास मिथाइल ग्रुप क्या करते हैं, शो करते हैं। तो मोर, इसके फॉर्मूला होता है मोर प्लस आई इफेक्ट मोर स्टेबल। ठीक है बच्चों, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास एक स्पीशीज स्टेबल होगी। इतना बच्चों आपको याद आ गया, इंडक्टिव इफेक्ट के टॉपिक में हमने ये चीज पढ़ी थी। तो आप देख सकते हैं इसके पास इसके पास ये डेफिशिएंट सेंटर है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। प्लस आई का मतलब क्या होता है, देना, इलेक्ट्रॉन्स का देना। मिथाइल ग्रुप इधर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इधर भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ठीक है, इधर भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को इधर भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इधर भी हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इसके पास एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इधर हमारे पास कौन इलेक्ट्रॉन देगा, कोई भी नहीं देगा। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन आया कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। फॉर्मूला बच्चों याद रखना, जिसमें ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को और उसको स्टेबल करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, स्टेबल करने की कोशिश करेगा, स्टेबल करने की कोशिश, वो ज्यादा, उस स्पीशी की ज्यादा हमारे पास स्टेबिलिटी होगी। अब हमसे देखो, इतना आपको पता लग गया। ए पार्ट जो था, देख रहा हूँ बोर्ड किधर तक आता है,
40 तक। ए पार्ट जो था वो हमारे पास, उसके पास कितने प्लस है, ये इफेक्ट है, मतलब कितने मिथाइल ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन को, तो हमारे पास ये थे 3 मिथाइल ग्रुप। बी के पास हमारे पास बच्चों कितने थे, 2 मिथाइल ग्रुप। सी के पास हमारे पास बच्चों कितने थे, 1 मिथाइल ग्रुप। और डी के पास हमारे पास बच्चों कितने थे, 0 मिथाइल ग्रुप। इतनी आपको समझ आ गई होगी। तो जिसमें ज्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है बच्चों, अब ये सारी थी इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। तो अब हम इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर सेट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है बच्चों, तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हम किस तरह चेक करेंगे। तो बच्चों देखें, ए में हमारे पास कितने थे मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल ग्रुप, CH3 हमारे पास थे। ठीक है, बी में हमारे पास बच्चों कितने थे, 2 CH3। सी में बच्चों हमारे पास कितने थे, 1 CH3। और हमारे पास डी में हमारे पास कितने थे, 0 मिथाइल ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ। तो जिसमें ज्यादा CH3, जिसमें ज्यादा प्लस आई इफेक्ट, इसमें प्लस आई इफेक्ट क्या है, मोर है। ए में हमारे पास प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, मोर होगा। क्यों, मोर प्लस आई, मोर प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, इसमें भी प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन इसकी निस्बत इसमें मिथाइल ग्रुप कम लगे हमें। ठीक है, तो हमारे पास 2, बी जो है हमारे पास सेकंड नंबर। देन हमारे पास सी, इसमें एक मिथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप डोनेट करेगा, लेकिन ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा, जो कि जिसके पास ज्यादा मिथाइल ग्रुप्स होंगे। ठीक है, देन हमारे पास आगे क्या होता है, डी। इतना समझ आ गया बच्चों। ये हमारे पास, हमने सबसे ज्यादा हमारे पास स्टेबल स्पीशी कौन सी होगी, ए, बी, फिर सी, फिर डी। फॉर्मूला किस तरह याद रखेंगे, मोर नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप more will be the stability। ये हमारे पास इंडक्टिवली हमने इसको सॉल्व कर दिया इस कॉन्सेप्ट को। अब हम इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट करते हैं, जो कि हम इसी ही क्वेश्चन को हम हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद हम इस क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, जब हमारे पास एक फिनोमेना आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन का। ठीक है बच्चों, तो हम अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की मदद से। जी तो बच्चों, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी एक्सप्लेन हमने करनी है हाइपर कॉन्जुगेशन के जरिए। ठीक है, कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के जरिए। पहली एग्जांपल बच्चों हम ले लेते हैं, सी 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 सी। ठीक है, अब इधर हमारे पास क्या है, फ्री रेडिकल। ठीक है बच्चों, मैं इधर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन के जरिए आपको मैं इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। बच्चों इसका नाम होता है हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल, ये फ्री रेडिकल। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आया, बल्कि बच्चों इसी में मैं आपको हाइपर कॉन्जुगेशन बताता हूँ। हाइपर कॉन्जुगेशन हमने पढ़ा था कि इसमें नो बॉन्ड रेजोनेंस सिग्मा बॉन्ड हमारे पास प्रूव होते हैं। तो हमारे पास क्या उसकी ट्रिक होती है कि कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होते हैं उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। इसके पास इधर एक कार्बन अटैच है, इधर एक कार्बन अटैच है। अब ये ना समझ लेना इंडक्टिव फैक्ट कुछ है, और मतलब भी कार्बन अटैच की मैं कह रहा हूँ, इधर कार्बन अटैच है, इधर कार्बन अटैच है। ठीक है बच्चों, 3 अल्फा कार्बन अटैच है, 3 इसमें अल्फा कार्बन अटैच है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास इसमें रेजोनेंस, तो इसमें हमारे पास अब रेजोनेंस किस तरह होगी। ठीक है बच्चों, तो अब हम ये चेक करेंगे, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन का हमारे पास टॉपिक है। तो हमारे पास क्या, अब देखें, अब हमारे पास कितने इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, ये इस तरफ और ये इस तरफ जाएंगे, होमोलिटिक क्लीवेज हुई, ये हमारे पास H बॉन्ड की फॉर्म में इधर हमारे पास प्रेजेंट होगा। जब हमारे पास टूट जाएगा बच्चों, तो इन जनरली मैं बताऊं जो H बॉन्ड की फॉर्म में इधर H फ्री रेडिकल की फॉर्म में हमारे पास इधर प्रेजेंट होगा। ठीक है, और जो इधर का जो फ्री रेडिकल होगा और जो इसका, ये दोनों एक दूसरे में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है बच्चों, एक तो उसका स्ट्रक्चर होगा ये।
अब मैं एक इधर मैं उससे मैं बता देता हूँ, जस्ट आपको हिंट दे देता हूँ, बाकी उसमें पढ़ोगे आपके पास जब उसमें पढ़ेंगे ना आपकी हाइपर कॉन्जुगेशन जो कि है टॉपिक। ठीक है बच्चों, सी इधर हमारे पास एच डॉट होगा, एच इधर हमारे पास एच। ठीक है बच्चों, इधर वैसे ही सी एच एच एच। ठीक है बच्चों, इधर भी वैसे ही सी एच एच और इधर हमारे पास एच। ये हमारे पास है इस तरह का एक स्ट्रक्चर, वन स्ट्रक्चर। ये इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है जो ब्रेकिंग हुई है, ठीक है बच्चों, होमोलिटिक ब्रेकेज हुई, इस तरह हमारे पास ये हाइड्रोजन भी है, ये हाइड्रोजन भी है। ठीक है, इससे हमारे पास ये हाइड्रोजन ब्रेक होगा, इसके अंदर ब्रेकिंग होगी होमोलिटिकली। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, एक स्ट्रक्चर तो ये पहले बन गया था ना, फिर दूसरा स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, तीसरा स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। मतलब एक अल्फा कार्बन ने हमारे पास कितने स्ट्रक्चर बनाए, 3 स्ट्रक्चर्स। ठीक है बच्चों, क्या ये बोर्ड में नजर आ रहे हैं? यस सर, ऑफ कोर्स नजर आ रहा है। ठीक है बच्चों, 3 स्ट्रक्चर हमारे पास। देखें ये भी अल्फा कार्बन है, मैंने क्या कहा 3 अल्फा कार्बन है। ये अल्फा कार्बन के पास भी हमारे पास इसमें भी होमोलिटिक क्लेवेज इस तरह होगी और इस तरह हमारे पास इसमें होगी। ठीक है, तो 1 3 ये हो गए, 4 इसमें भी होगी, 5 इसमें भी होगी, 6। दूसरे अल्फा कार्बन से बच्चों हमारे पास कितने बचे? मतलब इस अल्फा कार्बन की अगर हम बात करें तो इसके पास 3 हाइड्रोजन थे, तो मतलब 3 स्ट्रक्चर हमारे पास अल्फा कार्बन से हम इधर भी बन गए, 3 स्ट्रक्चर बन गए। ठीक है, टोटल हमारे पास 6 स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। ठीक है, अब इसकी बात करें, वही 3 अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन बच्चों हमारे पास किस तरह होंगे? ये जो तीसरा अल्फा हाइड्रोजन जो होगा, अल्फा कार्बन जो होगा हमारे पास, इसमें हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स ये भी बनाएंगे। ठीक है बच्चों, 3 स्ट्रक्चर्स। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन आ गया, तो हमारे पास टोटल हमारे पास कितना हो गया? 9 स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। इतना बच्चों को समझ आ गया? 9 स्ट्रक्चर। तो टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल जो हमारे पास कितने स्ट्रक्चर बनाते हैं? 9 स्ट्रक्चर्स हमारे पास बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ये जस्ट जनरली आपको हाइपर कॉन्जुगेशन को कॉन्सेप्ट देने के लिए कि उस वीडियो में फुल पढ़ा हुआ लेक्चर, फुल रखा हुआ है। ठीक है, लेक्चर इसका। तो बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, इधर हमारे पास है टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास तो ये एक क्वेश्चन हो गया। एक ए बी पार्ट हमारे पास किस तरह आ जाता है? वो सी इधर फ्री रेडिकल होता है, इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इधर सी। ये मैं आपको CH3 भी आप इसको मैं लिख सकता था, लेकिन आपकी इजी के लिए बच्चों मैंने लिखा ताकि आप इसको समझ सके। बोर्ड की शेप चेंज कर दी जाए, साइड चेंज कर दी जाए, एच एच और इधर हमारे पास एच। इसको हम क्या कहते हैं? आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। क्या बच्चों? आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। ठीक है बच्चों, हमारे पास सी पार्ट ये आ गया, सी एच एच और हमारे पास एच। ठीक है बच्चों, इधर हमारे पास तीसरा पार्ट ये आ गया और इधर हमारे पास तीसरे पार्ट पे इधर हमारे पास पॉजिटिव मतलब फ्री रेडिकल इधर हमारे पास आ गया। ठीक है बच्चों, और इधर हमारे पास ये हाइड्रोजन था और इधर हमारे पास हाइड्रोजन H2 है। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ आ गया? तो आप ये देख सकते हैं इसके पास कितने अल्फा है। अब हमारे पास ये 3 क्वेश्चन हैं, हमें कहते हैं इसकी स्टेबिलिटी बताओ, या बल्कि डी भी लिख देते हैं, एक और क्वेश्चन सी। डी में हम एक और क्वेश्चन हम इधर लिखेंगे, डी में हम एक और क्वेश्चन बच्चों इधर लिखेंगे कि CH3 फ्री रेडिकल, इसकी हमारे पास आप स्टेबिलिटी बताओ। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन में सबसे ज्यादा बच्चों स्टेबल वो होता है जिसके ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन का बेसिकली ताल्लुक किससे? बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन का रिलेशन किससे है? बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। ठीक है हमारे पास, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमने एक बात ये भी पढ़ी हुई है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? जिसमें मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, स्टेबल वो होता है मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, RS। ठीक है बच्चों, तो अब पहले में टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल में ए में हमारे पास कितने थे? 9 स्ट्रक्चर्स बन रहे थे, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे पास बन रहे थे, 9 स्ट्रक्चर्स बन रहे थे। ठीक है बच्चों, बी में देखिए एक हाइड्रोजन की कमी आ गई, एक CH3 की इधर कमी आ गई। ठीक है बच्चों, अब
कार्बन जो फ्री रेडिकल के साथ अल्फा कार्बन अटैच होना चाहिए, इधर तो बच्चों अल्फा कार्बन नहीं अटैच, डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास इसके पास इधर कितने हैं, इधर ये अल्फा कार्बन है, एक अल्फा कार्बन ये हो गया और एक अल्फा कार्बन ये हो गया। इसके पास बच्चों कितने हैं, 2 अल्फा कार्बन, और 2 अल्फा कार्बन में हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 2 अल्फा कार्बन में हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास पड़े हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है जब 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो 6 के 6 हाइड्रोजन बॉन्ड जो होंगे वो हमारे 6 के 6 जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो रेजोनेट होंगे इस तरफ। ठीक है, और H, और इसके साथ कहीं H डॉट H फ्री रेडिकल के साथ घूमता रहेगा, इसके साथ होगा जिस तरह हमारे पास ये था। आगे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो इसके हमारे पास कितने हो गए बच्चों, बी के हमारे पास सर हो गए 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 6 में सी पार्ट में हम जाते हैं तो बच्चों देखिए अल्फा कार्बन के साथ, अल्फा कार्बन फ्री रेडिकल के साथ डायरेक्ट कार्बन अटैच है, अल्फा कार्बन हम इसको कहेंगे। ठीक है, इसके पास कितने, 1 अल्फा कार्बन इसके पास हमारे पास प्रेजेंट है, 1 अल्फा कार्बन हमारे पास इसमें प्रेजेंट है। तो बच्चों इसमें हमारे पास कितने होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। जब 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों रेजोनेट करेंगे, मतलब ये इस तरफ आएगा। ठीक है, पर जब क्लीवेज होगी तो हमारे पास डेफिनेटली इस तरह की क्लीवेज होगी, इस तरह की क्लीवेज होगी, जिसकी वजह से हमारे पास इधर बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो वो हमारे पास कितने होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हमारे पास का मतलब है इसके हमारे पास सी हम क्या कहेंगे, सी हमारे पास इसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है बच्चों, और हमारे पास डी में आप देख सकते हैं, डी में आपका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके पास इधर अल्फा कार्बन ही नहीं है तो किस तरह इसके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, कोई रेजोनेंस इसमें नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो हमसे क्वेश्चन आया कौन से ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन आया कौन से ज़्यादा स्टेबल है, तो हमारा जो होगा अभी इसको रेस कर लेता हूँ, लेकिन ये इसकी सारी एक्सप्लेनेशन है जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों, हमसे क्वेश्चन आया कि कौन से ज़्यादा स्टेबल होगा, तो हमने कहा ए इज़ मोर स्टेबल देन बी इज़ मोर स्टेबल देन सी इज़ मोर स्टेबल देन डी। तो हमेशा बच्चों एक बात याद रखना, जब भी हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस के केस में हमारे पास आ गया ना, दोनों क्वेश्चन हाइपर कॉन्जुगेशन से भी सॉल्व हो सकते थे, रेजोनेंस से भी सॉल्व हो सकते थे, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत इजी तरीका है, इसका बहुत इजी मतलब ये इसका वैलिड तरीका है। हम इधर से स्ट्रक्चर्स की मदद से हम बोल सकते हैं कि इसमें ज़्यादा स्ट्रक्चर्स इसमें बन रहे हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल है। तो हमेशा याद रखो बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन को हमेशा डोमिनेट कर देना, किससे, हाइपर कॉन्जुगेशन को हमेशा डोमिनेट कर देना किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है बच्चों, एक बात आपको ये पता लगी, और इन सब में से जो स्टेबल होता है, जो हाईली स्टेबल, जब हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा तो रेजोनेंस को करना। ठीक है, रेजोनेंस, ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो रेजोनेंस से भी सॉल्व हो, और ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो तीनों से सॉल्व हो, उन तरीकों में हम रेजोनेंस को सबसे पहले, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन ये इंडक्टिव इफेक्ट। क्वेश्चन की आपको समझ आ गई है कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबल हमने अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर्स हमने बता दिया। अब आगे इसकी एक और एग्जांपल पे जाते हैं, फिर हम इसकी टाइप पे जाते हैं। एक टाइप आती है जिसे हम कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अलाइल एंड टेंसाइल फ्री रेडिकल थ्रू रेजोनेंस। अब हमने थ्रू रेजोनेंस के जरिए क्या बताना है, स्टेबिलिटी ऑफ अलाइल एंड बेंजाइल फ्री रेडिकल। किसके जरिए, रेजोनेंस के जरिए। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास देखें, सबसे पहले हम बनाते हैं अलाइल, C डबल बॉन्ड CH2, इधर हमारे पास बच्चों क्या आ गया, फ्री रेडिकल है, इधर हमारे पास क्या आ गया, H2। ठीक है बच्चों, इसका एक हमारे पास ये स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा ही हमारे पास इधर ये स्ट्रक्चर हो गया कि CH2 फ्री रेडिकल, देन हमारे पास क्या, CH2 फ्री रेडिकल के साथ बच्चों हमारे पास क्या, इधर इधर इधर, इसे हम कहते हैं अलाइल फ्री रेडिकल, इसे हम कहते हैं अलाइल। ठीक है, अलाइल फ्री रेडिकल, इसे हम कहते हैं बेंजाइल फ्री रेडिकल। कौन सा बच्चों, बेंजाइल। तो देखें इसमें हमारे पास कॉन्जुगेशन हम इसमें करेंगे, रेजोनेंस हम इसमें करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, वही हमने बताया, एक इधर जाएगा एक इधर, तो इधर से इधर हमारे पास बॉन्डिंग बन जाएगी। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, इधर हमारे पास क्या बनेगा, CH2। ठीक है बच्चों, इधर हमारे पास एक फ्री रेडिकल बनेगा। इसके बच्चों हमारे पास कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, टोटल 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और बच्चों इसके हमारे पास कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो बच्चों इधर से देख लेते हैं,
सारा का सारा ये रेजोनेंस मैंने उधर काफ़ी एक्सप्लेन में बताया गया। इधर हमारे पास क्या बन जाएगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास इधर ये बन जाएगा, ठीक है बच्चों, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच्चों हमारे पास ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास क्या होगा, ये बच्चे डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये इधर जाएंगे तो ये दोनों एक दूसरा बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है बच्चों। इधर जाते हैं, डबल एरो का ख्याल रखना बच्चों, ठीक है। ये CH2, ठीक है। और हमारे पास किधर है, हमारे पास फ्री रेडिकल किधर था, इधर, ये, ठीक है बच्चों। अब ये हमारे पास क्या, इधर ब्रेकिंग करेंगे, इधर ब्रेकिंग करेंगे, तो इधर हमारे पास एक बॉन्ड बन जाएगा। अब इधर आएंगे तो इधर हमारे पास एक बॉन्ड बन जाएगा ना बच्चों, तो इधर हमारे पास एक फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इधर हमारे पास ये बॉन्ड आ जाएगा, इधर हमारे पास ये बॉन्ड आ जाएगा, इधर हमारे पास फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा CH2। इससे आगे होगा, यस सर, इसके आगे भी रेजोनेंस में होगा पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, ठीक है बच्चों। इधर हमारे पास ये इधर आएगा, इसके पास वापस तरह चला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इधर हमारे पास क्या, इधर भी हमारे पास अगले स्ट्रक्चर में इधर भी हमारे पास बॉन्ड बन जाएगा CH2। ये उम्मीद करता हूँ लोन पे नज़र आ रहा होगा। बेंजीन का स्ट्रक्चर आप सही बना रहे हैं बच्चों, असल में टॉपिक इतना बड़ा हो गया, जल्दी बस हो गया, सॉरी बच्चों उसके लिए। तो ये हमारे पास 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजाइल और हेलाइल, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो स्टेबल हो गया A B, तो स्टेबल हो गया B इज ग्रेटर देन A बिकॉज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है बच्चों। अब अगले इसके एग्जांपल्स पे जाएंगे हम, अगले इसकी है टाइप, उसके ऊपर हम जाएंगे, ठीक है बच्चों जी। तो बच्चों अब हम अगले एग्जांपल पे जाएंगे, डस्टर। बच्चों हमेशा अपना बेंजाइल फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है देन अलाइल फ्री रेडिकल। अब ये बेंजाइल फ्री रेडिकल, इसके कितने स्ट्रक्चर बने थे, 4 स्ट्रक्चर्स, ठीक है बच्चों, 4 स्ट्रक्चर। ये बात आगे याद रखना इसकी, क्योंकि इसके जो डायरेक्टली जो बात आ रही है वो यही स्ट्रक्चर्स के बारे में आ रही है, ठीक है बच्चों। हमसे क्वेश्चन किया गया सर जल्दी में टाइम पढ़ाएं, हमें टाइम वेस्ट हो रहा है। ये लो बच्चों, हमसे क्वेश्चन किया गया कि हमारे पास बेंजाइल फ्री रेडिकल CH2 ठीक है, ये है बेंजाइल फ्री रेडिकल, ठीक है बच्चों। दूसरा है हमारे पास डाइफिनाइल फ्री रेडिकल, ठीक है बच्चों। इधर हमारे पास क्या है, डाइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल, ये हमारे पास हो गया। इधर हमारे पास H, ठीक है, इस तरह ये H हमारे पास हो गया, और ये हमारे पास 2 फिनाइलिक ग्रुप्स, ये डाइफिनाइल फ्री रेडिकल, ठीक है बच्चों। इस तरह हमारे पास इधर आगे इधर लिख लेते हैं C डॉट, ये भी हमारे पास, ये भी हमारे पास, ये इसके पास 3 बेंजीन अटैच है, इसके पास भी और इसके पास भी, ठीक है बच्चों। सर बॉन्ड्स जो डालने हैं हमारी इसी के लिए, ठीक है बच्चों। इसका नाम क्या है, बेंजाइल फ्री रेडिकल, ठीक है बच्चों। दूसरे का नाम क्या है, इसका 2 का नाम क्या है, डाइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल, डाइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है बच्चों। तीसरे का हमारे पास नाम क्या है, ट्राई आगे सारा फिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है बच्चों। अब हमसे कहा क्या कि आप हमें इसके बताएं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स सबसे स्टेबल कौन सा होगा। तो बच्चों हमेशा याद रखें जी। तो बच्चों अब हमारे पास इसमें देखें ट्राई फिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल हमारे पास क्यों स्टेबल है,
अब देखें इसमें हमारे पास इधर, इसमें हमारे पास इधर, ठीक है बच्चों, ऐसा हो गया। तो इसमें हमारे पास क्या हो गया, एक हमारे पास एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर इधर से बन जाएगा, देन हमारे पास इस तरह दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इधर जाएगा और इधर जाएगा, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, तो तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास इधर से बनेंगे। किस तरह, जब इधर जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे में बॉन्डिंग कर लेंगे बच्चों। सबसे पहले तो शिफ्टिंग इस तरह होगी ना, ताकि इधर बॉन्ड बन जाए। देन हमारे पास अंदर तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। देन हमारे पास इसके भी थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके। तो 3 3 3 9, और इधर एक हमारे पास एक, इधर भी तो हमारे पास खुद इधर एक स्ट्रक्चर बनाएगा, 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है बच्चों, इसके हमारे पास कितने के 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बच्चों लेक्चर हमारा हो गया इस वजह से, शायद आवाज़ भी फिसल। इसमें हमारे पास कितने थे बच्चों, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पीछे मैंने आपको बता दिया था 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, नंबर 2 ये हमारे पास आ गया। इसमें हमारे पास देखें, इसमें भी हमारे पास इधर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, वही सेम केस उसका, लेकिन उसमें एक रिंग नहीं है। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास इधर से बनेंगे, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास इधर से बनेंगे, और एक इधर खुद एक बनाएगा। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह, वो इस तरह, जिस तरह इलेक्ट्रॉन इस तरह। तो इधर हमारे पास कितने बने, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डाइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल में। इसमें हमारे पास कितने बने, 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बच्चों याद में अक्सर बुक्स में नहीं है ये इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताए होते हैं, 3 नहीं है बच्चों, गलत है वो, गलत है, कर दो गलत है। आपको खुद अब रेजोनेंस बनाना आगे होगी, है ना बच्चों। रेजोनेंस 1 में लेक्चर में हमारे पास पूरे पूरा रेजोनेंस है, अक्सर बुक्स गलत कर देती हैं, इतना मैं बता रहा हूँ। इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके साथ हैं। अच्छा, बुक्स में क्या लिखा होगा, एक लाइफ बुक मेरे पास भी है, ठीक है, जिसमें मैंने देखा इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थे, इसके 6 के थे, इसके नया, बस काम खत्म। नहीं बच्चों, वो नहीं है। ठीक है बच्चों, इधर मैंने आपको इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बता दिए ना, कि 3 एक ये थे, और एक इधर एक सिंगल बॉन्ड, एक इधर बॉन्ड बन रहा था। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेसिकली बन रहे थे, इस तरह 3 इधर 4 और इधर 3 7। ठीक है बच्चों, 10 रेजोनेटिंग। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो आप करेंगे 3 स्टेबल देन 2 स्टेबल देन 1। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ आ गया, 3 हमारे पास मोर स्टेबल होगा, देन 2 हमारे पास, देन 1। इतना आपको समझ आ गया कि बेंजाइल फ्री रेडिकल हमारे पास, डाइफिनाइल फ्री रेडिकल और ट्राइफिनाइल फ्री रेडिकल, ट्राइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है बच्चों, तो आगे जाते हैं हम स्टेबिलिटी ऑर्डर में। स्टेबिलिटी ऑर्डर में बच्चों हमेशा एक बात याद रखना, स्टेबिलिटी ऑर्डर में ऊपर जर्नल एक लिख रहा हूँ, जनरल 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 जनरल। सर बच्चों, सर लेक्चर बड़े मजे का हो रहा है सर, बहुत थका रहे हैं हम, बहुत बड़ा बड़ा लेक्चर हम बना है। तो बच्चों आपको तो पता है बड़े लेक्चर हम क्यों बनाते हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से हम हर क्वेश्चन समझा सके। ऐसी ही बात है बच्चों, क्योंकि वो छोटे लेक्चर में ना फील नहीं आती उस तरह की, वो मज़ा नहीं आता पढ़ाने का, ना तो मुझे, ना तो आप लोग को वो डोज मिलती है, ना तो मुझे कुछ पता लगता है मैंने कुछ पढ़ा है। तो इस तरह हम बड़े एक्सप्लेन वे से हम पढ़ा देते हैं, ताकि पूरा पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ आ जाता है। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा चुटकी भर सब कर लोगे। तो हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में बच्चों हमारे पास क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर में हमारे पास जो बेंजाइल होगा, बेंजाइल बेंजाइल वो मोर स्टेबल होगा देन अलाइल से। ठीक है, अब अलाइल मोर स्टेबल होगा देन 3 डिग्री से फ्री रेडिकल, 3 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होगा 2 डिग्री फ्री रेडिकल से। ये हमारे पास 1 डिग्री फ्री रेडिकल। ठीक है, देन हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल। अब इसको हम समझते हैं ये चीज़ क्या, मिथाइल फ्री रेडिकल क्यों, एक्सप्लेन करें सर। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों बेंजाइल। बेंजाइल फ्री रेडिकल में बेसिकली हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं, बेंजाइल बेंजाइल बेंजीन के रिंग में, बेंजीन के केस में सर हमारे पास सर कौन कौन से आ रहे हैं, तो सर आपके पास आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं सबसे पहले C6H5 3C डॉट ट्राइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है बच्चों, क्या हमारे पास का नाम होगा, आगे लिख लेते हैं, ट्राइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल।
ठीक है बच्चों, आगे C6H5 2CH, इसका हमारे पास क्या नाम होगा, डाइफिनाइल, डाई, आगे सारा का सारा नाम वही है। ठीक है बच्चों, इतना समझ आ गया आपको। देन तीसरा हमारे पास कौन सा होगा, C6H5, आगे हमारे पास कितना हो गया, C6H5 और हमारे पास साथ कितना होगा, CH2, हमारे पास इसका क्या नाम होगा बच्चों, फिनाइल, फिनाइल नहीं, बेंजाइल फ्री रेडिकल, बेंजाइल फ्री रेडिकल। तो बच्चों इधर से आपको बेंजाइल फ्री रेडिकल को क्यों हमने सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी दी, क्योंकि सर उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स सब ज्यादा बन रहे थे। नो डाउट इसमें भी बन रहा था, अब इसकी भी हम आगे जस्टिफिकेशन देंगे कि उसमें हमारे पास क्यों बन रहा था। ठीक है, हमेशा याद रखना बच्चों इधर से एक बात कि रेजोनेंस, जब भी हमारे पास कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट एक साथ आ जाए, तो हमेशा याद रखना बच्चों, रेजोनेंस more stable than hyperconjugation, more stable than inductive effect। ये इसका हमेशा ऑर्डर याद रख लेना। ठीक है बच्चों, बेंजाइल का क्या से केस था, उसको हमने क्यों टॉप पे लेकर आए, रेजोनेंस की वजह से। किसकी वजह से बच्चों, रेजोनेंस की वजह से। तो इसके नए स्ट्रक्चर्स बन रहे थे, 10 स्ट्रक्चर बन रहे थे, इसके 7 स्ट्रक्चर बन रहे थे, उसके 4 स्ट्रक्चर्स बन रहे थे। ठीक है बच्चों, इस वजह से हमारे पास बेंजाइल क्या हो गया, टॉप पे आ गया। देन सर अलाइल, अब अलाइल का भी मैंने आपको केस बता दिया कि अलाइल के जो स्ट्रक्चर्स थे वो बेसिकली हमारे पास क्या थे, 2 स्ट्रक्चर्स बन रहे थे। अलाइल का हमारे पास क्या बन रहा था, 2 स्ट्रक्चर्स बन रहे थे। चूंकि इसके स्ट्रक्चर्स 9 बनते हैं, फिर सर आपने इसको क्यों कर दिया, तो बच्चों रेजोनेंसली ये 2 स्ट्रक्चर बना रहा था, ऐसी बात है, रेजोनेंसली। ठीक है बच्चों, रेजोनेंसली 2 स्ट्रक्चर बना रहा था, तो इस वजह से रेजोनेंस आपको मैंने इधर ट्रेंड याद करवाया हुआ है, रेजोनेंस इज ग्रेटर देन, रेजोनेंस सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन HYP में लिख लेता हूँ। देन हमारे पास कौन सा होगा, देन हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंसली सर, रेजोनेंसली ये डोमिनेट कर जाएगा, इस वजह से हमने इस ऑर्डर में हमने इस तरह लिखा हुआ है। ठीक है, बेंजाइल के बाद हमने इसको लिखा हुआ है। देन 3 डिग्री, अब 3 डिग्री क्या था, 3 डिग्री बच्चों, 3 डिग्री में हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट का भी केस आ रहा था। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसमें हमारे पास इसको हमने किससे बताया था, इंडक्टिवली भी हमने बताया था, और हमारे पास किस में हमने बताया था, हाइपर कॉन्जुगेशन की फॉर्म में भी हमने बताया था। इतना समझ आ गया बच्चों। तो डोमिनेट कौन करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। फिर हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास चलेगा। इधर हमने लिखा हुआ हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब आपके जहन में होना चाहिए कि हाइपर का अगर कोई स्ट्रक्चर आ गया, हमारे से क्वेश्चन किया गया हाइपर कॉन्जुगेशन या इंडक्टिव इफेक्ट, हमेशा हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों, क्योंकि उसने रेजोनेंसली स्ट्रक्चर बेटा, और उसने रेजोनेंस ड्रॉ करके बता दिया कि इसके कितने स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारे पास उसमें रेजोनेंस हो रही है, नो बाउंड रेजोनेंस हमारे पास हो रही है, इसी वजह से आपको समझ आ रही है क्योंकि हमने रेजोनेंस को हमने क्यों ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस हमने समझा हुआ है। देन मिथाइल कोई इसमें स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो हमेशा बच्चों आपको इससे ये बात समझ आ गई होगी कि हमेशा सर रेजोनेंस हमारे पास एक ऐसा प्यारा फिनोमेना है जिसने हमें सारे क्वेश्चंस को स्टेबल करके दे दिया। रेजोनेंस is greater than hyperconjugation, conjugation is greater than inductive effect। तो यहाँ पे बच्चों हमारा टॉपिक खत्म हुआ, यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ टॉपिक तरफ ज़्यादा टाइम ले गया, और बच्चों उसके लिए तो क्योंकि हमने तो समझाना था आपको अच्छा करके ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए।
तो बच्चों इसकी प्रैक्टिस करते रहना। हमारा टॉपिक था, कौन सा टॉपिक था हमारा ये? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का हमारे पास टॉपिक था। ठीक है बच्चों, इसकी प्रैक्टिस करना घर में, बल्कि घर में बैठे हो गए या कॉलेज में बैठे हुए, यूनिवर्सिटी के तो खैर यही टॉपिक है। तो बच्चों इसकी प्रैक्टिस करना। इसके बाद हम मिलते हैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ और वीडियोज़ के साथ। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलना, बेल आइकन लाजमी दबाना। ठीक है बच्चों।